किशन एक मुफलिस किसान था। उसके 2 बेटे थे, राघव और सुरेश। राघव सुस्त और निकम्मा था, लेकिन सुरेश उतना ही मेहनती था। वो मेहनत पर यकीन करता था। एक रोज की बात है। राघव, तुम पूरे दिन सोते ही रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करते। जब देखो मैं तुम्हें सोता हुआ ही देखता हूँ। तुमने थोड़ा बहुत खाया तो खाया, नहीं तो तुम्हें खाने तक की फिक्र नहीं होती। बस सोने को बोल दो जितना भी। क्या है अब्बू जान, अभी तो मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। बस मैं बादशाह बनने ही वाला था। इतने में आपने मुझे जगा दिया। आप हमेशा गलत वक्त पर आ जाते हैं। मैं अमीर होते होते रह जाता हूँ। भाईजान, ख्वाब में अमीर होने से क्या होता है? बात तो तब है जब हकीकत में हमें कुछ पैसे मिले, और वो ख्वाब देखने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होते हैं। आप अगर सोते रहोगे तो आप बादशाह नहीं बन पाओगे। चलो उठो, हम कुछ काम करते हैं। सुरेश, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख। अगर तू चौराहे पर बैठकर ये नसीहत देगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मेरे ख्वाबों के साथ ही रहने दे, और जा तू ही कोई काम धंधा कर, और जो कुछ पैसे मिले तो मुझे भी दे देना। मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर लिया करूँगा। इसी तरह से राघव और सुरेश में बहस होती है। राघव सुरेश की एक भी बात नहीं मानता था और सोता ही रहता था। उसे काम करना पसंद नहीं था। एक रोज की बात है, सुरेश मायूस होकर बैठा था। इसी फिक्र में था कि क्या किया जाए ताकि घर के हालात सुधर सके। हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारी अम्मी भी हमारे साथ नहीं है। अगर अम्मी होती तो कम से कम 2 वक्त की हमें रोटी भी तो बना कर देती। रोटी भी हमें ही बनानी पड़ती है और कमाना भी हमें ही पड़ता है। ऐसा क्या करूं जो अपने घर के हालात को सुधार सकूं? तभी वहाँ किशन आता है और उसे मायूस देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतना मायूस होकर क्यों बैठे हो? अब्बू जान, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। भाईजान तो कोई काम करते नहीं और आपकी भी उम्र हो चली है। बेटा, तुम सही फरमा रहे हो। अब मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहा। हमारे पास कुछ और तो है नहीं, बस हमारे पुरखों की थोड़ी सी जमीन है। उस जमीन पर कुछ नहीं उगता। वो एक बंजर जमीन है। अगर उस पर कुछ होता तो हमें खाने के लाले न पड़ते, उसी से कुछ खा लिया करते। मैंने उस पर कई दफा खेती करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ उगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। आपने कई दफा कोशिश की तो क्या हुआ, एक दफा मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। क्या मालूम मैं उसमें मेहनत करके कुछ उगा सकूं। ठीक है, वो चीनी के मिल के पास जो 1.5 बीघा जमीन है, वो हमारे पुरखों की जमीन है। तुम चाहो तो उस पर मेहनत करके देख लो, क्या मालूम कुछ उपज हो जाए। सुरेश जमीन की जानिब चल पड़ता है। वहाँ जाकर उस जमीन को देखकर मायूस हो जाता है, क्योंकि वो जमीन बंजर पड़ी हुई थी। फिर भी वो उस जमीन पर मेहनत करने की सोचता है और हल से उस खेत को जोतने के लिए चल पड़ता है। अरे ये तो वाकई बंजर जमीन है। इसमें जुताई करने के लिए बैलों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैलों की जोड़ी तो मेरे पास है ही नहीं। मैं खुद ही बैलों की कमी को पूरा कर लेता हूँ और अपने कंधे पर हल को रखकर इस खेत की जुताई कर लेता हूँ। सुरेश उस खेत पर पूरी मेहनत से काम करता है। उसी खेत में मेहनत करते करते कई रोज गुजर जाते हैं, लेकिन उस खेत में कुछ भी होने के आसार नजर नहीं आते। वो थक कर पसीने से तरबतर हो मायूस होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी बुरके में एक खातून उसके पास आती है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। अम्मा, मेरे तो खुद के खाने पे आफत पड़ी हुई है, मैं तुझे क्या दे दूं? ए बेटा, कुछ तो तेरी पोटली में रखा होगा, कुछ भी खिला दे। बहुत जोरों की भूख लगी है। देख, धूप बहुत तेज है। अब और आगे भीख मांगने के लिए जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अम्मा, मेरे पास सिर्फ एक रोटी और प्याज है, और तो कुछ मैं दे नहीं सकता। आज तुम ये रोटी खा लो और मैं पानी ही पीकर आज का दिन गुजार लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तूने मुझे पेट भरने के लिए रोटी दी है। अपना पेट काट कर अल्लाह तेरे घर में बरकत दे, तुझे किसी चीज की कमी ना हो। अम्मा, मेरे घर तो रोटी पे भी आफत है। मेरे घर बरकत कहाँ से होगी? एक खेत मिला है, वो भी बंजर है। उस पर खेती करने की सोचता हूँ, लेकिन इस खेत में कुछ उगता ही नहीं। एक भाई है, वो इतना आलसी है कि उसे सोने से फुर्सत नहीं। एक वालिद है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके अख्तियार का कुछ रहा ही नहीं। बेटा, इतना परेशान ना हो, मैं तुझे ये पत्थर देती हूँ। इन्हें अपने खेत में डाल दे और अपने घर चला जा।
अम्मा, मेरे खेतों में पत्थरों के अलावा और कुछ है ही नहीं। तूने 4 पत्थर और दे दिए मुझे खेत में डालने के लिए। इनसे भला मेरा क्या होगा? चल, तेरी ये 4 पत्थर भी अपने खेत में फालतू में डाल देता हूँ। जमीन तो बंजर है ही और बंजर हो जाएगी। मेरे नसीब में पत्थरों के अलावा है ही क्या? ला, ये 4 पत्थर भी मुझे दे, मैं इन्हें भी खेत में डाल देता हूँ। सुरेश उन पत्थरों को लेकर खेत में डाल देता है और मायूस होकर घर की जानिब चल देता है। दूसरी सुबह जब वो अपने खेत पर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है। पूरा खेत सफेद पड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके खेत में ये क्या हो रहा है। वो करीब जाकर देखता है तो पूरा खेत अंडों से भरा होता है। पूरे खेत में अंडे ही अंडे होते हैं। अरे ये क्या, पूरा खेत अंडों से भरा हुआ है? अभी रात तक तो इस खेत में और कुछ भी नहीं था, अब ये इतने सारे अंडे कहाँ से आ गए? कहीं अम्मा के 4 पत्थरों का करिश्मा तो नहीं? सुरेश अंडे पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन फिक्रमंद भी होता है क्योंकि उसके कस्बे में तो कोई अंडे खाता ही नहीं है। वो सोचता है कि अब इन अंडों का वो क्या करे। ये बात पूरे गांव में आग की मानिंद फैल जाती है और कुछ बुजुर्ग लोग आकर उसे मशवरा देते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा, तुम्हारी खेती बहुत ही अजीब हो रही है। हमारे कस्बे में तो कोई अंडा है ही नहीं और तुमने अंडों की खेती कर डाली। बाबा, अब मैं क्या करूं? मेरे खेत में तो अंडे ही अंडे हैं। इसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ और है ही नहीं। पहले तो ये बंजर पड़ी हुई थी, अब हुए भी तो अंडे हुए जो किसी काम के नहीं। बेटा, मायूस ना हो। हमारे कस्बे से बाहर निकलकर कुछ मील के फासले पर एक मुस्लिम कस्बा है जहाँ पर तुम्हारे अंडे फरोख्त होंगे। तुम वहाँ जाकर ये अंडे फरोख्त कराना। सुरेश को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। वो सारे अंडों को एक ट्रक में भरकर करीब के गांव में फरोख्त करने जाता है, जहां उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं और सब उसके पास से ही अंडे खरीदना चाहते हैं। अब सुरेश अंडे वाले के नाम से फेमस और अमीर हो जाता है।